नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 9 बज गए हैं और तमाम अहम खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान में जैश के ठिकानों पर छापे जारी, सियालकोट में मदरसा सील, विदेश सचिव वार्ता पर आपसी सहमति से नई तारीख का ऐलान जल्द। गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांत बनाने की पाकिस्तान की पहल पर भारत सख्त ऐतराज, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर सहित पूरा जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर गतिरोध, पीडीपी ने कहा बीते 10 महीने के दौरान सरकार की कामकाज की होगी समीक्षा, गठबंधन जारी रखने के लिए तय एजेंडे पर ठोस कार्रवाई की शर्त। 18 जनवरी से गोल्ड बॉन्ड योजना के दूसरे चरण की बिक्री, वित्त मंत्री का बैंकों को निवेशकों से संपर्क की सलाह। पहले चरण में 916 किलोग्राम स्वर्ण बॉन्ड की हुई थी बिक्री। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में दूसरा वनडे, टीम इंडिया का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला। सिडनी इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट में सानिया हिंगिस का खिताबी मुकाबला आज। पाकिस्तान के साथ इस्लामाबाद में आज होने वाली विदेश सचिव स्तर वार्ता टल गई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पठानकोट आतंकी हमले के बाद बातचीत आपसी सहमति से टाली गई है और बहुत जल्द नई तारीखें तय की जाएंगी। भारत ने जैश ए मोहम्मद के कई आतंकियों के खिलाफ हुई कार्रवाई का स्वागत किया है। पठानकोट में आतंकी हमले का असर भारत और पाकिस्तान के बीच सचिव स्तर वार्ता पर पड़ा है। अब 15 जनवरी को होने वाली यह बातचीत टल गई है। भारत ने पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से की गई कार्रवाई को सही दिशा में कदम बताया है कि पठानकोट घटना से जुड़े आतंकवादी तत्वों के विरुद्ध की जा रही जांच में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हमने जैश ए मोहम्मद के सदस्यों की गिरफ्तारी का भी संज्ञान लिया है। जैश ए मोहम्मद पर की गई कार्रवाई एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक पहला कदम है। विदेश सचिव स्तर वार्ता को टालने का फैसला पाकिस्तान की ओर से लिया गया है। ये पहली बार है कि इस बारे में पाकिस्तान ने पहल की है, जिसकी भारतीय विदेश मंत्रालय ने बाद में तस्दीक की। Both the countries are in contact to firm up the date for the meeting of the two foreign secretaries. हमने बारहा कहा है कि टेररिज्म जो है हम सबका दुश्मन है और इसको मिलकर जो है ख़त्म करने की ज़रूरत है। भारत के रुख से साफ है कि पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान को जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। विकास स्वरूप ने हालांकि ये कहा कि पठानकोट पर जांच टीम अगर पाकिस्तान से आती है तो उसका स्वागत किया जाएगा, लेकिन ये साफ है कि जांच को लेकर दोनों देशों के एनएसए लगातार संपर्क में है। पाकिस्तान में बुधवार को जैश ए मोहम्मद के कई दफ्तरों को सील किया गया था और कई आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया था। पाकिस्तान ने आतंकी हमलों की जांच के लिए संयुक्त जांच टीम भी बनाई है। भारत और पाकिस्तान ने आपसी सहमति के आधार पर विदेश सचिव स्तर की वार्ता टाली है और इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान भारत से कुछ और समय लेना चाहता है भारत की मांगों को मानने के लिए। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डी के पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव स्तर वार्ता टलने पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने भी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी और वाम दलों ने जहां फिर से जल्द बातचीत होने के ऐलान का स्वागत किया है, तो वहीं कांग्रेस ने बातचीत को लेकर निर्णय में देरी और इस बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को मिले अधिकारों पर सवाल उठाए हैं। सरकार ने पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से उठाए गए कदमों का स्वागत किया है। बीजेपी ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की है और इस बारे में और वक्त दिया जाना ठीक है। उधर सीपीआई ने भी वार्ता के फिर से होने की बात का स्वागत किया है। Yeah, we do believe that on the actionable intelligence which India gave to Pakistan, they have acted. They have arrested some Jaish e Mohammed activists, and we hope for more action. So they should be given time. And we have also welcomed the SIT which they have formed. Being rescheduled, it is quite positive and it gives hope that India and Pakistan will engage themselves in a meaningful dialogue. इस बीच कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बातचीत के बारे में देरी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के बजाय एनएसए का फैसला लिया जाना ठीक नहीं है। कि प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी कोई फैसला नहीं ले पाए।
क्योंकि अजीत डोभाल साहब मौजूद नहीं थे। अब ये बात साफ हो जाती है कि आखिर नीति निर्धारण कौन कर रहा है। कांग्रेस पार्टी पहले भी सरकार पर पाकिस्तान के प्रति नीतियों में भटकाव के आरोप लगाती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर पाकिस्तान में गुरुवार को भी जैश ए मोहम्मद के मदरसों समेत कई ठिकानों पर छापेमारी जारी रही। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कल सियालकोट में जैश के एक मदरसे को सील कर दिया। हालांकि वहां से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस बीच पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कानून मंत्री राणा सनाउल्लाह ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर और उसके सहयोगियों को सुरक्षात्मक हिरासत में लिए जाने की बात कही है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। सनाउल्लाह ने डॉन न्यूज को बताया है कि पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग ने मसूद अजहर की निगरानी कर रहा है। साथ ही ये भी बताया कि अगर पठानकोट हमले में उसके शामिल होने की बात साबित होती है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से मसूद अजहर की हिरासत या फिर गिरफ्तारी की ना तो पुष्टि की गई थी, ना ही इनकार किया गया था। पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का नया प्रांत बनाने की खबर पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारत ने साफ किया है कि पाक अधिकृत कश्मीर समेत पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के विकास स्वरूप ने पाकिस्तान की ओर से पाक अधिकृत कश्मीर के हिस्से में संसाधनों के दोहन और आर्थिक गतिविधियों पर चिंता जताई है। खबर है कि पाकिस्तान सरकार गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाने की तैयारी कर रही है। We have seen recent media reports stating that various options are under consideration in Pakistan regarding the political status of Gilgit-Baltistan. The entire state of Jammu and Kashmir, which includes areas currently under Pakistan's occupation, is an integral part of the Union of India. Our concerns regarding exploitation of resources and implementation of economic projects in Pakistan-occupied Kashmir, which includes Gilgit-Baltistan. कुछ और अहम खबरें। केंद्र सरकार ने तेलंगाना के सूखा पीड़ित इलाकों के लिए 791 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। गुरुवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। समिति ने प्रदेश में सूखा पीड़ित जिलों का दौरा करने वाले केंद्रीय दलों की रिपोर्ट की समीक्षा की। बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के अलावा गृह, वित्त और कृषि मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। लीनो की वजह से पिछले साल मानसून की बारिश 14% कम थी, जिस वजह से ये राहत देने का फैसला किया गया। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी है। पीडीपी ने गठबंधन जारी रखने के लिए बीजेपी के सामने एजेंडा ऑफ अलायंस की शर्त रखते हुए कहा कि पार्टी तय एजेंडे पर ठोस कार्रवाई की उम्मीद रखती है। पीडीपी के नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री नईम अख्तर ने कहा कि पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन जारी रखने से पहले पिछले 10 महीने के दौरान राज्य सरकार की उपलब्धियों की समीक्षा करेगी। पीडीपी के नेताओं की आज बैठक हो सकती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद राज्यपाल शासन लागू है और महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में राज्य में पीडीपी बीजेपी गठबंधन की नई सरकार के गठन की कोशिशें चल रही हैं। पंजाब में वैसे तो अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सूबे में सियासी हलचल अभी से शुरू हो गई है। मुक्तसर में माघी मेले के मौके पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह और अरविंद केजरीवाल ने रैलियां करके चुनावी बिगुल फूंक दिया है। तीनों नेताओं ने जनता से बड़े बड़े वादे किए। राजनीतिक पार्टियों के इन रैलियों से सूबे में सियासी पारा चढ़ गया है। पंजाब में विधानसभा चुनाव 2017 में होने हैं, लेकिन सियासी समर का आगाज 2016 की शुरुआत में ही हो गया। मुक्तसर में गुरुवार को सियासी रैलियों की ये तस्वीर आने वाले दिनों में राज्य में होने वाले सियासी घमासान को बयां करने के लिए काफी है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल रैली के जरिए सूबे में जनता से एक बार फिर मौका मांग रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल राज्य में बदलाव की हुंकार भर रहे हैं। सभी के पास जनता को लुभाने के वादे हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब को लेकर उम्मीदों से भरी है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के आंदोलन का असर
और लोकसभा चुनाव में मिली 4 संसदीय सीटों ने पार्टी के हौसलों को बुलंद कर रखा है। केजरीवाल ने बादल परिवार को पंजाब की बदहाली का जिम्मेदार बताया। किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया और 10 साल के अंदर बादलों ने पूरे पंजाब को बुरी तरह से चूस लिया। दोस्तों, कांग्रेस की रैली में राज्य के कई बड़े नेता एक साथ मंच पर नजर आए। रैली के जरिए कांग्रेस ने पार्टी के भीतर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश भी की, तो वहीं राज्य की जनता को बेहतर विकल्प देने का भरोसा भी दिलाया। वहीं पिछले 9 सालों से पंजाब की बागडोर संभालने वाला अकाली दल अभी भी विकास की बात करता हुआ दिखा। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर राज्य की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ? ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਛਲਾਵੜ ਸਾਰਾ ਜਲਵਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ और ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ है। मुक्तसर में हुई रैलियां राज्य में चुनावी आबो हवा का रुख तो तय नहीं कर सकती, लेकिन इन्हें पंजाब चुनाव के बिगुल की शुरुआत कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अरुणाचल प्रदेश में छाए सियासी संकट के मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ करेगी। कोर्ट ने कहा है कि यह मामला राज्यपाल और स्पीकर की शक्तियों को लेकर है, इसलिए इसे 2 जजों की खंडपीठ नहीं सुन सकती। न्यायमूर्ति JS खेहर और न्यायमूर्ति C नागप्पन की पीठ ने कहा कि यह मामला राज्यपाल, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अधिकारों के संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ा है, इसलिए इस पर बड़ी पीठ को विचार करना चाहिए। अरुणाचल विधानसभा अध्यक्ष पद से हटाए गए नेबाम रेबिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 16 दिसंबर को ईटानगर के एक सामुदायिक हॉल में डिप्टी स्पीकर की अध्यक्षता में आयोजित विधानसभा के एक सत्र में कांग्रेस के 14 बागी विधायकों और बीजेपी विधायकों ने रेबिया को स्पीकर पद से हटा दिया था। कांग्रेस के इन विधायकों को रेबिया ने बाद में अयोग्य करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिए फैसले में 18 जनवरी तक विधानसभा का सत्र बुलाने पर रोक लगा दी थी। दिल्ली में सम विषम नियम का आज आखिरी दिन है। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने सम विषम फॉर्मूले के खिलाफ याचिका को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि लोग प्रदूषण से मर रहे हैं और पब्लिसिटी के लिए इस नियम को चुनौती दी जा रही है। मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर की अगुवाई वाली बेंच ने याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी कारपूल कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वो मेट्रो के फेरे बढ़ाने के लिए कहेंगे ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। परिवहन मंत्री गोपाल राय ने सम विषम व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख का स्वागत किया है। दिल्ली में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के बाद अब नगर निगम के टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर और नर्सें भी सड़क पर उतर आए हैं। इन लोगों को पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। कल इन कर्मचारियों ने सिविक सेंटर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली नगर निगम के अलग अलग विभागों में काम करने वाले ये लोग अपना काम ठप कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 4 महीने से इन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। MCD में अब तक सिर्फ सफाई कर्मचारी ही सड़कों पर उतरे थे, लेकिन अब इस विरोध प्रदर्शन में डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स भी शामिल हो गए हैं। हमें स्थायी समाधान चाहिए। हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सबको वेतन 1 तारीख को मिलना चाहिए। इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। पिछले 3 महीने से 4था महीना लग गया है, हमें तनख्वाह नहीं मिली है। ये मांग होती है क्या? या ये तनख्वाह देना, किसी को मजदूरी देना मांग है क्या? ये तो शोषण है हमारा। दिल्ली की तीनों नगर निगम के करीब 1.5 लाख कर्मचारी वेतन न मिलने की वजह से परेशान हैं। इनकी मांग है कि तीनों नगर निगम को एक कर दिया जाए। साथ ही इन्होंने बकाया वेतन को तुरंत देने की मांग की है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। यह है राजस्थान का थार रेगिस्तान, यानी कि भयानक जगह। यहाँ पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। राष्ट्रीय सुरक्षा सीरीज के इस एक्सक्लूसिव एपिसोड में रेत के उन भयानक टीलों के दुर्लभ दृश्य जो 24 घंटे के अंदर अपनी जगह बदल लें और BSF का काम बढ़ जाए।
राजस्थान का जो था डेजर्ट है, दूर दूर तक कोई वेजिटेशन, कोई हरियाली कुछ नहीं दिखती। पानी की बहुत समस्या है। सर्दियों के दिनों में 0 से लेकर गर्मियों के दिनों में 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है इस एरिया में। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा का सुपर एक्सक्लूसिव एपिसोड, बीएसएफ थार रेगिस्तान में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। सरकार सोने की मांग में कमी लाने के मकसद से सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना का दूसरा चरण 18 जनवरी को शुरू करने जा रही है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक स्वर्ण बॉन्ड योजना 18 से 22 जनवरी तक खुली रहेगी। पहले चरण की स्वर्ण बॉन्ड योजना नवंबर में शुरू की गई थी। इस दौरान सरकार ने करीब 915.95 किलोग्राम सोने पर 246 करोड़ रुपए मूल्य के स्वर्ण बॉन्ड की बिक्री की थी। गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों से कहा है कि वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के दूसरे चरण में लोगों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने का पूरा प्रयास करें। सरकार आगामी चरणों में भी इस योजना का विस्तार करना चाहती है। शुरुआत में फीके रुझान के बाद सरकार की स्वर्ण मौद्रीकरण योजना कामयाब होती दिख रही है। इस योजना के तहत अब तक 500 किलोग्राम से ज्यादा सोना जुटाया जा चुका है। सरकार स्वर्ण बॉन्ड और स्वर्ण मौद्रीकरण योजना को सफल बनाने में जुटी है। भारत के आधार डिजिटल पहचान पत्र की विश्व बैंक ने तारीफ की है। विश्व बैंक ने कहा है कि इस पहल से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के मद्देनजर भारत सरकार को करीब $1 अरब की बचत हो रही है। विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने डिजिटल लाभ पर रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि हमारा अनुमान है कि आधार डिजिटल पहचान पत्र से भ्रष्टाचार कम हुआ है। ये राजकोषीय बजटिंग के साथ साथ दूसरी उपयोगी सेवाओं में भी मददगार है। भारत की आधार डिजिटल पहचान प्रणाली के दायरे में करीब 1 अरब लोग आ चुके हैं, जिससे गरीबों तक सेवाओं की पहुंच आसान हो गई है। सरकार के लिए कल्याणकारी सेवाओं की आपूर्ति भी आसान हुई है। रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी योजनाओं के लिए आधार कार्ड और आधार नंबर को बैंक खातों से जोड़ना स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं। आरबीआई की तरफ से जारी बैंकों को भेजी गई सूचना में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त और 15 अक्टूबर 2015 के आधार कार्ड के इस्तेमाल पर आदेशों के मद्देनजर साफ किया जाता है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल और बैंक खातों को आधार संख्या से जोड़ना स्वैच्छिक है। इससे पहले जुलाई 2013 में रिजर्व बैंक ने डीबीटी जिलों में बैंकों से खाता खोलने और आधार नंबरों को जोड़ने का काम पूरा करने को कहा था। डीबीटी योजना के तहत सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। दिसंबर में खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिसंबर में दर -0.73% रही। नवंबर में ये -1.99% थी। खाने पीने की चीजों में लगातार 5वें महीने तेजी रही है। दिसंबर में खाद्य पदार्थों की थोक महंगाई दर बढ़कर 8.17% हो गई। नवंबर में ये दर 5.2% थी। सबसे ज्यादा दालें, प्याज और सब्जियां महंगी हुई। अगले महीने रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति की समीक्षा करने वाला है और ये आंकड़े ब्याज दरें घटने की उम्मीदों पर पानी फेर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दक्षिण कोरिया की कंपनियों से मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत निवेश बढ़ाने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरिया की बड़ी कंपनियां कोरिया की तरह भारत के किसी एक क्षेत्र में सामूहिक निवेश कर सकती हैं। दक्षिण कोरिया के सीईओ के एक समूह से मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। प्रधानमंत्री ने कोरियाई उद्योग के पेशेवर रुख और कार्य व्यवहार में नैतिकता की तारीफ की। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। कोरिया के ये अधिकारी भारत कोरिया व्यापार शिखर बैठक में भाग लेने दिल्ली आए हुए हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार $17 अरब है। भारत कोरिया का 15वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2015 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा $45 अरब तक पहुंच गया। चीन से भारत के लगातार बढ़ते आयात की वजह से व्यापार संतुलन गड़बड़ा गया है। इसका बुरा असर मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं पर पड़ सकता है। चीन के बाजारों में अपनी पकड़ बनाने की भारत की कोशिशें परवान नहीं चढ़ पा रही हैं। इसकी वजह से चीन के साथ भारत का व्यापार संतुलन गड़बड़ा गया है।
2015 में दोनों देशों के बीच व्यापार 7,143 करोड़ डॉलर था। इसमें चीन की हिस्सेदारी 5,800 करोड़ डॉलर रही। जानकारों का कहना है कि चीन के साथ बढ़ता व्यापार घाटा भारत के हित में नहीं है। आपके एक्सपोर्ट्स वहाँ पर घटे हैं और इस तरह से मैं तो नहीं समझता हूँ ये आगे बहुत दिनों तक चल पाएगी। ये सस्टेनेबल बिल्कुल ही नहीं है। हमें करेक्टिव एक्शन जल्दी से जल्दी लेना होगा। ये निश्चित करना होगा कि हम अपने ट्रेड बैलेंस को ठीक करें, जिसके लिए आपको एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने होंगे और इंपोर्ट्स को कम होना होगा। भारत चीन के इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग और घरेलू यंत्रों का बड़ा आयातक है। चीन के निर्यात होने वाले भारतीय सामान में पेट्रोलियम पदार्थ, रत्न और खनिज पदार्थ शामिल हैं। चीन को निर्यात बढ़ाने की भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद हालात में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। Chinese have started focusing on increasing the domestic demand as well as they are becoming much more competitive in the export market. So definitely their exports have also come down, but our exports are falling much faster than the Chinese exports. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के दौरान व्यापार असंतुलन पर दोनों देश टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुए थे, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति न होने से मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं का नुकसान होना तय है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। श्रीलंका ने गुरुवार को 55 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। इस बात की जानकारी तमिलनाडु सरकार ने दी है। श्रीलंका में कैद 104 भारतीय मछुआरों में से 55 मछुआरों को आज भारतीय अधिकारियों को सौंपा जाएगा। बाकी मछुआरों को अगले 1-2 दिनों में रिहा किया जाएगा। इनमें ज्यादातर मछुआरे तमिलनाडु के नागपट्टनम, तंजावुर, पुडुकोट्टई और रामनाथपुरम के हैं। मुख्यमंत्री जयललिता ने अधिकारियों से मछुआरों की सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। नेपाल भारत के साथ सभी समझौतों की समीक्षा करेगा। इसमें 1950 में हुई शांति और मित्रता की संधि भी शामिल है। नेपाल सरकार ने 4 प्रबुद्ध लोगों की एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है। सूचना और प्रसारण मंत्री शेरधन राय ने बताया कि कैबिनेट बैठक में इन लोगों के नाम सामने रखे गए। अगली कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला होगा। अगले महीने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत आने वाले हैं। ऐसे में समिति को अहम माना जा रहा है। 1950 की संधि के बाद दोनों देशों के नागरिकों के एक दूसरे के यहाँ आने पर कोई पाबंदी नहीं है। नए संविधान के खिलाफ मधेसी आंदोलन की वजह से दोनों देशों के रिश्ते में तनाव भी है। शिया संगठन अंसारुल्लाह ने पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री रहे अब्दुल रज्जाक की रिहाई की घोषणा की है। गुरुवार को यमन में संयुक्त राष्ट्र के दूत इस्माइल अहमद ने रज्जाक की रिहाई का ऐलान करते हुए कहा कि इससे यमन में शांति कायम करने की कोशिशों को बल मिलेगा। इस्माइल अहमद ने दावा किया कि पूर्व रक्षा मंत्री महमूद अल सबीही, खुफिया विभाग के पूर्व प्रमुख नासिर मंसूर, रक्षा अधिकारी फैसल रजब सुरक्षित हैं। इन तीनों की रिहाई को लेकर भी अंसारुल्लाह से बात चल रही है। शिया संगठन अंसारुल्लाह ने सितंबर 2014 में राजधानी सना पर कब्जे का ऐलान किया था। तब अंसारुल्लाह ने सरकार में शामिल कई लोगों को बंधक बना लिया था। इस बीच अंसारुल्लाह और यमन के पूर्व शासकों के बीच प्रस्तावित शांति वार्ता की तारीख को लेकर सहमति अभी नहीं बन पाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बृहस्पतिवार को पश्चिमी अफ्रीका में 2 साल से फैली महामारी इबोला के खात्मे का ऐलान किया। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी के मुताबिक पश्चिम अफ्रीका में इबोला के संक्रमण की सभी कड़ियां खत्म हो चुकी हैं। हालांकि उसने चेतावनी दी है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है और आगे भी इबोला का संक्रमण हो सकता है। इबोला से पिछले 2 साल के अंदर पश्चिमी अफ्रीका में 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। We have to say that the job is still not done. That's because there is still ongoing risk of re-emergence of the disease because of persistence of the virus in a proportion of survivors. बात खेल की खबरों की करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज ब्रिस्बेन में खेला जा रहा है। भारत ने 7 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 41 रन बना लिए हैं। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन 6 रन बनाकर आउट हो गए। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इससे पहले पर्थ में खेले गए मैच में 309 रनों के लक्ष्य को देने के बावजूद भी भारत 5 विकेट से हार गया था।
बात टेनिस की करें तो सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने लगातार जीत का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस जोड़ी ने सिडनी इंटरनेशनल प्रतियोगिता का सेमीफाइनल जीतकर अपनी लगातार 29वीं जीत हासिल की है। सानिया और मार्टिना ने सेमीफाइनल में रोमानिया की रालुका उल्लास और कजाकिस्तान की यारोस्लावा शेडोवा को 4-6, 6-3, 10-8 से हराया। फाइनल में जगह पक्की करने के बाद अब इस जोड़ी की नजर साल के दूसरे खिताब पर होगी। इससे पहले गिगी फर्नांडिस और नताशा ज्वेरेवा के नाम लगातार 28 जीत का विश्व रिकॉर्ड था। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने बीते साल से बतौर जोड़ी खेलना शुरू किया था और आज इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा। यानी आज का मुकाबला भी सानिया और मार्टिना हिंगिस के लिए काफी अहम है। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा ने एथलेटिक्स में प्रतिबंधित दवाओं के इस्तेमाल पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। वाडा के पूर्व प्रमुख डेक पाउंड ने अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ यानी IAAF को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि IAAF खुद भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक IAAF के अधिकारी रूस में डोपिंग के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। रूस पर पिछले साल डोपिंग के गंभीर आरोपों के बाद किसी भी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस बीच IAAF ने कहा कि अभी कुछ और देशों पर प्रतिबंध लग सकता है। They had mastered the evasion, manipulation, and sometimes destruction of urine samples of Russian athletes so as to not produce positive results, but they had not yet learned how to do the same for the ABP. आज 68वां सेना दिवस है। इस मौके पर अमन जवान ज्योति पर तीनों सेना प्रमुखों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में जैश ठिकानों पर छापे जारी, सियालकोट में मदरसा सील, विदेश सचिव वार्ता पर आपसी सहमति से नई तारीख का ऐलान जल्द। गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांत बनाने की पाकिस्तान की पहल पर भारत का सख्त ऐतराज, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा पाक अधिकृत कश्मीर सहित पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर गतिरोध, PDP ने कहा बीते 10 महीने के दौरान सरकार की कामकाज की होगी समीक्षा, गठबंधन जारी रखने के लिए तय एजेंडे पर ठोस कार्रवाई की शर्त। 18 जनवरी से गोल्ड बॉन्ड योजना के दूसरे चरण की बिक्री, वित्त मंत्री का बैंकों को निवेशकों से संपर्क की सलाह। पहले चरण में 916 किलोग्राम स्वर्ण बॉन्ड की हुई थी बिक्री। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में दूसरा वनडे, टीम इंडिया का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला। सिडनी इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट में सानिया हिंगिस का खिताबी मुकाबला आज। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही और आगे आप देश सकते हैं खास कार्यक्रम देश देशांतर। नमस्कार।